बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त, वाइट वॉश सीरीज और मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के कप्तान मैदान में आए हैं और उन्होंने बहुत सारे मामलात के ऊपर से पर्दा उठाया है। और पाकिस्तान की टीम इस वक्त जिन हालात का शिकार है उनकी उन्होंने ना सिर्फ वजूहात बयान किए हैं और इसके अलावा उन्होंने कुछ इशारे किए हैं कि शदीद किस्म के इख्तलाफात पाए जाते हैं टीम की जो कोर है उसके अंदर। और ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान टीम इज गोइंग नो वे। हल क्या है इस मसले का, कुछ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, जो ओडीआई क्रिकेट में हैं, जो T20 क्रिकेट में हैं, ये सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्या है। इसके लिए पाकिस्तान को क्या कोच बदलने की ज़रूरत है, क्या कप्तान बदलने की ज़रूरत है, या कुछ और करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। मोहम्मद रिजवान के जो इश्यूज़ हैं मैनेजमेंट के साथ, जो उनके इख्तलाफात हैं, सिलेक्शन के ऊपर उनके जो इख्तलाफात हैं, आज उन्होंने दबे लफ्ज़ों में उसका जो है वो इजहार कर दिया है। और ये मुझे लगता है कि उनको पता चल गया है कि शायद उनका जाना भी ठहर गया है, तो इसलिए उन्होंने जो है वो आज बता दिया है कि असल पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है। इस पर बात करेंगे तफसील के साथ, कुछ मैं अपनी राय दूंगा कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस वक्त फौरी तौर पे क्या करने की ज़रूरत है। फौरी तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट को अगर एक काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर ले तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बेहतर हो सकती है। सर, ये मैं आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं डैनी मॉरिसन की एक बात आपके साथ करने जा रहा हूँ, जो उन्होंने कमेंट्री के अंदर डिस्कशन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मैं हैरान होता हूँ कि जब इंडिया की टीम न्यूजीलैंड में आती है तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बन जाती हैं, फ्लैट पिचेस बन जाती हैं, और जैसे ही पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड पधारती है तो फौरी तौर पे जो विकेटें हैं उनको तब्दील करके उनको बाउंसी विकेट बना दिया जाता है। ये दोगला मेयार क्यों है, मुझे इसकी समझ नहीं है। मैं ये दोगला मेयार जो है ये मेरी समझ से बालातर है। अब देखिए, बात ये है कि टेस्ट क्रिकेट में ना नॉर्मली मुश्किल पिचेस बनाई जाती हैं। टेस्ट क्रिकेट में आप अपनी कंडीशंस के मुताबिक पिचेस बनाते हैं और आप मुश्किलात का शिकार करते हैं मुखालिफ टीम को, वो आपका इख्तियार होता है। लेकिन जब वाइट बॉल क्रिकेट की बात होती है ना, तो आप कोशिश करते हैं कि कंपैटिटिव पिचेस बनाई जाएं। जो बाहर से आने वाली टीम है वो भी उन्हीं पिचेस के ऊपर खेले, आप भी उन्हीं पिचेस के ऊपर खेलें और आपको उसका फायदा हो। देखिए, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान को तो बड़ा नुकसान हुआ इस सीरीज से। T20 सीरीज आपने खेली, आपको नुकसान हो गया। ये T20 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस की जो सीरीज थी, पहले मैं उसके ऊपर बात कर लूं कि ये पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड के लिए भी तो इंपॉर्टेंट थी ना। उसकी वजह यह है कि ये उनकी कोर, फ्यूचर कोर टीम बन रही है और वो इसको इसलिए डेवलप कर रहे हैं ताकि 2026 में उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। अब मुझे बताइए कि वो जो T20 वर्ल्ड कप उन्होंने खेलना है वो कहां पे खेलना है जी? क्या वो उन्होंने न्यूजीलैंड में खेलना है? क्या उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेलना है? नहीं खेलना, उन्होंने खेलना है सब कॉन्टिनेंट में। तो ये जो कंडीशंस हैं, जिसमें ठीक है उन्होंने पाकिस्तान को उड़ा के रख दिया, बाउंसी पिचेस बना दी, सीम और स्विंग बहुत ज्यादा कर दी, घास छोड़ दिया पिचेस के ऊपर, ये सीरीज तो वो जीत गए। लेकिन क्या इसका फायदा उनके इन यंगस्टर्स को वहां पर जो आने वाली सीरीज जहां पे ये जा रहे हैं अब खेलने के लिए T20 वर्ल्ड कप, क्या उनके लिए वो सूटेबल होंगी? ये सवाल बनता है ना। क्या उनके लिए ये कंडीशन सूटेबल होंगी? क्या T20 क्रिकेट में इस तरह की पिचेस मिलेंगी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को? तो भाई, न्यूजीलैंड ने खुद भी ये गलती की है। उनको T20 वर्ल्ड कप, एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए उन्हें ऐसी पिचेस बनानी चाहिए थी कि जो कि सपोर्टिंग होती, बॉलर्स को भी मदद मिलती, बल्लेबाजों को भी मदद मिलती। अब पता चले कि पूरे के पूरे 40 ओवर्स जो हैं वो बॉल एक ही तरह से सीम और स्विंग कर रही है, टेनिस बॉल टाइप बाउंस आ रहा है,
ठीक है, और डबल पेस्ट पिचेस हैं, डबल बाउंस पिचेस हैं। मतलब इस तरह की पिचेस बना के आपके अपने प्लेयर्स तो चले खेल लेते हैं कि वो इन तरह की पिच कंडीशंस के आदी हैं, जो सब कॉन्टिनेंट से आएंगे वो कैसे खेलेंगे? तो बड़े सवालात न्यूजीलैंड के ऊपर भी हैं। ठीक है, हम हार गए हैं, ये नहीं कि हम कहते हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई, नहीं, ये उनका अपना नुकसान भी हुआ, उनको फायदा नहीं हुआ। ये उन्होंने तैयारी नहीं की T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से। बेसिकली T20 वर्ल्ड कप के हवाले से अगर उन्होंने तैयारी करनी थी तो उनको थोड़ी फ्लैट पिचेस बनानी चाहिए थी, थोड़ा स्पिनर्स को मदद देने वाली पिचेस बनानी चाहिए थी, और थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस बनानी चाहिए थी, ताकि वो अपने बॉलर्स को उस हिसाब से चेक कर सकते हैं कि हमारे बॉलर्स के अंदर कितना दमखम है। बहरहाल मोहम्मद रिजवान आ गए जी, और मोहम्मद रिजवान ने सीधा सीधा कह दिया कि मेरा कोई इख्तियार नहीं है, मैं बिल्कुल बेइख्तियार किस्म का कप्तान हूं, बहुत सारे मामलात, उन्होंने कह दिया बहुत सारे मामलात मेरे इख्तियार में नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ ग्राउंड के कप्तान है। आपको पता है कि एक रिजाइन आया था गैरी कर्स्टन का, उन्होंने मौजूदा जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है क्रिकेट की, आई एम नॉट टॉकिंग दैट स्टैब्लिशमेंट, क्रिकेट स्टैब्लिशमेंट, उसका उन्होंने हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे टीम सिलेक्शन में मेरी से नहीं है, मुझे नहीं पूछा जाता, तो इसका मतलब यह है कि मैं तो ग्राउंड के अंदर का कोच रह गया ना, प्रैक्टिस करवाने वाला। तो उन्होंने कहा था कि फिर मैं ऐसी कोचिंग मुझे कबूल नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि ये जो जेसन गिलेस्पी है, उनको भी टीम से बाहर निकालने की यही वजह बनी कि भाई सिलेक्शन कमेटी जो है वो जो टीम आपके सामने मैदान में उतारेगी, आपने बस उसको खिलाना है। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आपने उसको खिलाना है। तो देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये जो मामला हुआ ना, ये कंटिन्यू कर रहा है, कप्तान के साथ भी ये कंटिन्यू कर रहा है, और मोहम्मद रिजवान इसको वो मानते आ रहे हैं। पाकिस्तान जीत गया वहां पे साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जीत गया सीरीज। उसकी वजह यह थी कि वहां पर हमारे बॉलर्स जो हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, और मजे की बात यह है कि वो कह रहे हैं कि वहां पे सारे मैचेस ही 40-40 ओवर के हुए हैं, तो डेथ ओवर्स की तो बात ही नहीं हुई। देखिए, मोहम्मद रिजवान ने आज बात की है खुल के, किसी को समझ आई है या नहीं आई ये मुझे नहीं पता। उसने कहा कि पाकिस्तान टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी है। उसने कहा कि पाकिस्तान के बॉलर्स जो हैं वो 40 ओवर तक तो अच्छी बॉलिंग करते हैं, आखिरी 10 ओवर्स में हम मार खा रहे हैं। अब ये मार क्यों खा रहे हैं भाई? ये अगर ऑनेस्ट बात करें तो इसमें रिजवान का कसूर तो नहीं है ना, ये तो उन बॉलर्स का कसूर है या उन बॉलर्स के टीचर्स का कसूर है जो यहां पे बैठे हुए हैं साहब, अजहर महमूद साहब। तो उनसे भी तो कोई पूछे ना कि भाई आपने इन बॉलर्स को किस तरह से, इनकी क्या कोचिंग की है? आपने उनको कंडीशन से हम आहंग ही नहीं करवाया, उनको उन पिचेस के ऊपर ना उनकी लाइन और लेंथ बताई है, ना आपने उनको बताया कि आखिरी 10 ओवर्स में आपने किस लेंथ की बॉलिंग करनी है, ना आपने बताया कि स्टार्ट में किस लाइन और लेंथ की बॉलिंग करनी है। वो घास को देख के पागल हो गए, उनसे स्विंग ही नहीं कंट्रोल हो रही। कोई 175 के करीब जो है वो एक्स्ट्राज इस सीरीज में हुए हैं। ये दुनिया की तारीख की, क्रिकेट की तारीख की बदतरीन सीरीज बनी है एक्स्ट्राज के हिसाब से, यानी इतने वाइड्स दिए गए हैं, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही, उधर से भी बड़े आए, लेकिन पाकिस्तान उससे भी आगे बढ़ गया। तो प्रॉब्लम यह है कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है, यानी आपके जो बॉलर हैं उनको ये बताया ही नहीं गया। ये यंग बॉलर्स हैं ना, ज्यादातर तो यंग बॉलर्स हैं, तो उनको किसने बताना था? ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि भाई मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। किसी ने पूछा ना, वो अपने बाकरी साहब हमारे दोस्त जो हैं वहाँ पे, वो अकेले ही साफ ही गए हुए हैं, वही सारे सवाल पूछते हैं, 3-4-5 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और कहानी ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ पर उन्होंने पूछा कि आपकी कप्तानी के हवाले से आपके ऊपर प्रेशर है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे ऊपर प्रेशर मतलब आप क्रिटिसाइज भी मुझे कर सकते हैं, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं जो गलत करता हूँ मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, सबके सामने मानता हूँ, तो मैं मेरी कप्तानी के ऊपर आप एतराज़ कर सकते हैं, ये नहीं है कि आप क्रिटिसाइज ना करें। ठीक है, टीम जीती नहीं है तो आप क्या कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने, वो बंदा ठीक है जो भी आप उससे इख्तलाफात करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसने सीधी की। उसने कहा कि आपने यहाँ से आपको क्या मिला? उसने कहा क्या मिलना है, 3 मैच थे, तीनों हम हार गए, हमें क्या मिलना है यहाँ से? ठीक है, सिवाय ये कि सुफियान मुकीम अच्छी बॉलिंग करता हुआ नजर आया।
ठीक है, बाबर आजम के बल्ले से रन्स होते हुए नजर आए, लेकिन हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए जीत में। तो उसने कहा कि फिर वहां से क्या फायदा, हमें क्या मिलना है, कुछ भी नहीं, नुकसान ही है। फिर उसने कहा कि ये जो हमारी क्रिकेट है, ये इस मुकाम पे जो पहुंची है, इसके पीछे प्रोफेशनलिज्म की कमी है। और ये प्रोफेशनलिज्म की कमी उन्होंने अपनी तरफ इशारा नहीं किया, उन्होंने दूसरी तरफ इशारा किया। और ये बात उस वक्त भी सामने आई थी जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ था ना, उस वक्त भी सामने आई थी कि मोहम्मद रिजवान वाज नॉट हैप्पी विद द स्क्वाड सिलेक्शन। वो कई प्लेयर्स को टीम का हिस्सा बनवाना चाहते थे, कई को नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर स्क्वाड थोपा गया। तो सर ये पाकिस्तान टीम का मुझे तो रिबेलियन इस किस्म का लगता है। रिबेलियन उसकी वजह यह है कि जो कप्तान है उसको सिलेक्शन में कोई से नहीं है, उसको बता दिया जाता है ये टीम खेलनी है, आपने ये टीम खिलानी है, वो पसंद करे ना पसंद करे कोई फर्क नहीं। मेरे ख्याल में इसका कोई दरमियाना हल होना चाहिए, ना तो प्लेयर्स पावर होनी चाहिए और ना ही आपको इनको बिल्कुल कॉर्नर करना चाहिए, ये कोई दरमियाना हल होना चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तान का ये जो डिमाइज है ना, इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया वो सिलेक्शन कमेटी ने रोल प्ले किया। सिलेक्शन कमेटी सबसे बड़ा कल्प्रिट है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर अच्छा होना ना, तो प्लीज एक काम कीजिए, कोच भले यहां का रख लीजिए, जहां का मर्जी रख लीजिए, लेकिन कोच उस बंदे को रखिए जिसने प्रॉपर कोचिंग सीखी हो। भले वो बड़ा नाम नहीं है, लेकिन उसने प्रॉपर कोचिंग सीखी हो, की हो, उसके पीछे एक प्रोफाइल, वो कोई भी हो, बड़े भले वो बड़ा नाम ना हो। दुनिया की मुख्तलिफ टीमों के कोचेज हैं, आपको पता ही नहीं होता कि यार ये कहां से आए हुए हैं, कौन बड़े नाम बताए मुझे, सिवाय इंडिया के, पाकिस्तान के बड़े नामों को उस तरह से कोच बनाया ही नहीं जाता, उनकी काबिलियत के ऊपर कोच बनाया जाता है। तो हमें कोच उसको बनाना है कि जो कोचिंग के का अहल है, ठीक है, सबसे पहले। दूसरे वो भले पाकिस्तानी हो, लेकिन एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। बगैर क्राइटेरिया पे आप यही कहें यार इनको हम क्यों फारिग कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप फिर नए लोगों का तो कोई चांस ही नहीं है ना, कि अगर आप पुरानों को फारिग नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे सर एक काम कीजिए, पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल ठीक डगर पे आ जाएगी। ऑनेस्ट सिलेक्शन कमेटी बनाइए, ऑनेस्ट सिलेक्शन कमेटी जिसके जाती पसंद नापसंद बीच में ना हो, जो स्टैट्स की बुनियाद के ऊपर, परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर टॉपर्स को टीम का हिस्सा बनाए, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले हैं उनको टीम का हिस्सा बनाए, और जो परफॉर्मेंस से कारी हैं एक खास हद तक उनको चांस दे, और उसके बाद उनको बताए कि भाई ये तुम्हारे मसले हैं, इनको दूर करो, दोबारा टीम में अंदर आओ। दूसरे नंबर पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, सिकंदर बख्त ने यह कहा है कि ये जो मौजूदा टीम है, इसको जो आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें डी कैटेगरी में लेके आए। डी कैटेगरी में इनको जो आप 60-60, 70-70 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख महीना दे रहे हैं ना, इनको ले आइए 8-8, 10-10 लाख पे, और इनको कहिए कि आप इसमें इजाफा उस वक्त होगा जब आप कोई टूर्नामेंट जीतेंगे। ये कोई बांग्लादेश के खिलाफ आप सीरीज जीत गए, या ये टूरना फिरना ये वाली सीरीज आप जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत गए, या आगे आयरलैंड ने आना है उनके खिलाफ, इसकी बुनियाद पे आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप की बुनियाद पे होना चाहिए, ICC वर्ल्ड कप की बुनियाद पे, ODI वर्ल्ड कप की बुनियाद पे होना चाहिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बुनियाद पे होना चाहिए कि आपने उसमें क्या कारनामा सर अंजाम दिया। आप कह रहे हैं जी तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, तो जनाब वो एक कैटेगरी को खत्म करें, सिर्फ एक स्लैब लगा दें, उससे कहेंगे इससे ऊपर सिर्फ वही जाएगा कि जो परफॉर्म करेगा। परफॉर्मेंस बेस्ड आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ये पॉसिबल है तो अपनी सिलेक्शन कमेटी फॉरेनर्स पे मुश्तमिल करवाइए। अपनी फॉरेन प्लेयर्स के बेस के ऊपर आप फॉरेन सेलेक्टर्स लेके आइए, भले वो स्टैटिस्टिशियंस हों, भले वो क्रिकेट के एनालिस्ट हों, जरूरी नहीं है कि वो प्लेयर हों। आपके सामने है यार, सारा डेटा इकट्ठा करें, पता चल जाएगा आपको कि कौन से लोग जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, और उनको टीम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ पसंद नापसंद की बुनियाद पे।
खिलाड़ियों के रिश्तेदारों को आगे लाया जाता है, कभी कहा जाता है शादाब को कप्तान बना दो, कभी कहा जाता है जी इमाम की वापसी होगी उसको वापस आना चाहिए, ठीक है, कभी किसी और को लाया जाता है, दामाद को, ससुर को, ये उनकी टीम बनाई जाती है। तो ये अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो ये टीम नीचे से नीचे जाएगी। आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की जरूरत है। जहां तक रिजवान की अपनी जात का ताल्लुक है तो सुन लीजिए, उनकी कप्तानी भी किसी काम की नहीं है। यहां पे आकिब जावेद का कसूर तो नहीं है ना कि आप सुफियान मुकीम को कहां पे बॉल करवाएंगे, कहां पे बॉल नहीं करवाएंगे। आप जो है वो फहीम अशरफ को किस जगह पे आपने बॉलिंग करवानी है, किस जगह पे बॉलिंग नहीं करवानी है, ठीक है। आपने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने फील्ड सेट कैसे करनी है, आपने तीसरे चौथे ओवर में जो है वो अगर आप अपने उनको हटा लेते हैं, स्लिप फील्डर्स को हटा लेते हैं, तो क्या ये आकिब जावेद ने आपको कहा है? ठीक है, मैं मानता हूं टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला वो कह सकते हैं कि भाई टॉस जीतना है, पहले फील्डिंग करनी, लेकिन फील्डिंग करते कैसे हैं, उसको सेट कैसे करते हैं, बॉलर्स को रोटेट कैसे करते हैं, ये तो पूरे का पूरा किरदार मोहम्मद रिजवान के पास। और फिर उनकी अपनी बैटिंग, उनकी अपनी कैपेबिलिटी, उसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान आते हैं, जो कि उनकी जगह नहीं बनती नंबर 4 पोजीशन पे। ठीक है, उनको नंबर 5 नंबर 6 पे खिलाइए, जैसे दुनिया में जैसे मिचेल हे खेलता है, विकेट कीपर है ना, खिलाइए नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 के ऊपर, और कहिए कि भाई वो रोल प्ले करे जो मिच हे ने रोल प्ले किया है। क्या कर सकता है मोहम्मद रिजवान? नहीं कर सकता। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कप्तानी एबिलिटी नहीं है, और नए कप्तान बनाए नहीं जा रहे, उनको तैयार नहीं किया जा रहा। पिछले 5-6 सालों में कोई नया कप्तान नहीं बनाया गया, थैंक्स टू बाबर आजम। उन्होंने बनने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं तादमे मर्द कप्तान बन गया हूं, मुझसे मेरे अलावा आप किसी को कप्तान नहीं बना सकते। वाइस कैप्टन होता ही नहीं है टीम के अंदर, ये देखिए, इसके ऊपर झगड़े होते हैं। तो सर, टीम के अंदर भी इख्तलाफात हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं। मैनेजमेंट की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। आकिब जावेद जंगल के बादशाह हैं, अंडे दें बच्चे दें, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। वो जो फैसला करते हैं, टीम वो सिलेक्ट करते हैं सब कुछ, और रिजवान को कहते हैं आपने। ये जहां तक रिजवान का राइट है कि वो जिन लोगों को वो एक टीम बनाना चाहता है, कम से कम प्लेइंग 11 मुंतखब करने का इख्तियार जो है वो कप्तान को होना चाहिए। बाकी टीम सिलेक्शन में मुमकिन है आप उससे राय लें, जरूरी नहीं कि आप उसकी हर बात माने, लेकिन प्लेइंग 11 तक तो इख्तियार जो है वो उसको होना चाहिए, ठीक है। वो भी इख्तियार उससे ले लिया गया, तो मेरे ख्याल में यहां तक उसकी बात ठीक है। लेकिन जहां तक कैपेबिलिटी की बात है तो भाई उसने डिसअपॉइंट किया, बीइंग अ कैपेबल कैप्टन उसने बुरी तरह डिसअपॉइंट किया। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है पीसीबी से कि प्लीज सिलेक्शन कमेटी को फारिग कीजिए। सिलेक्शन कमेटी आपकी ये नहीं होनी चाहिए, और कम से कम 3 साल के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाइए जिसमें फॉरेन सिलेक्टर्स हो, पाकिस्तानी ना हो। सॉरी, ये जो आज के हैं ना, ये अपने दोस्तों यारों को, अजीजों रिश्तेदारों को, ये उनको ऑब्लाइज करते हैं। ऑनेस्ट लोग लेके आइए सर क्रिकेट के अंदर। आपकी क्रिकेट सिर्फ ऑनेस्ट लोगों से बचेगी, अदरवाइज आप अगले स्टेप के ऊपर, मैं बिल्कुल इस चीज से मुझे कोई वो नहीं है कि ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान की टीम को आईसीसी इवेंट में खेलने के लिए क्वालिफायर्स में जाना पड़ेगा, ये भी आपको देखना पड़ेगा, ये दिन देखना पड़ेगा, वो दूर नहीं है। लेकिन अब आप सारे के सारे मुद्दे उठाएं और एक दूसरे पर डाल दें। मलबा वो कहे कि कप्तान ठीक नहीं है, कप्तान कहे कि मुझे तो पसंद की टीम ही नहीं खिलाने दी गई, सिलेक्शन ठीक नहीं है, सारा कुछ डाल के एंड में पता चले कि जी चूचू का मुरब्बा बन गया, तैयार है, तोहफों कबूल करो। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।